गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बताऊंगी कि जितने भी विचारक एवं प्रशासक हुए हैं वह किस किस तरह से प्रशासन के स्टडीज़ के बारे में बताते हैं कि हम प्रशासन को कैसे कैसे किन किन लेवल्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दो दृष्टिकोण आते हैं जिसको हम बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रल व्यू ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक के एकीकृत दृष्टिकोण, और दूसरा दृष्टिकोण है मैनेजरियल व्यू ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टि कुछ विचारकों का मानना है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्रबंध के सभी स्तरों के कर्मचारी एवं अधिकारी जो कि मिलजुल कर कार्य करते हैं उसे प्रशासन कहा जाता है। इस विचारधारा को एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है यानी कि इंटीग्रल व्यू ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी संगठन का संगठन चार्ट बनाएं तो उसे 3 में डिवाइड करते हैं हम, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको संगठन की डेफिनेशन मैंने बताई कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से अगर कार्य करें। क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल यानी कि ऊपर श्रेष्ठ अधिकारी से लेकर नीचे पियोन तक के सभी व्यक्तियों का योगदान होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो एकीकृत दृष्टिकोण वाले कहते हैं या एकीकृत दृष्टिकोण रखने वाले विचारक कहते हैं कि मैनेजमेंट में या प्रशासन को पढ़ने के लिए या प्रबंध को पढ़ने के लिए पूरे के पूरे संगठन का योगदान होता है और इसे हम दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरी विचारधारा या दूसरा दृष्टिकोण जो है वह होता है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। अगर हम संगठन चार्ट को लें तो उसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर सबसे श्रेष्ठ या सबसे उच्च अधिकारी जो हैं वह होते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध होता है डिसीजन मेकिंग से, प्लानिंग से या निर्णय प्रक्रिया से। जो कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति हम करते हैं वह उस निर्णय प्रक्रिया के हिसाब से ही किया जाता है। गलत डिसीजन इसका मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सही समय पर सही डिसीजन लेने से ही हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच पाते हैं। तो जो दूसरी विचारधारा के प्रशंसक हैं, प्रबंधक हैं या प्रशासक हैं, वह कहते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में केवल वही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे जिनका संबंध या जिनका मतलब जो है वो प्रबंध से होता है, निर्णय प्रक्रिया से होता है, प्रशासन से होता है। निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, लिपिक, चपरासी, इन सबको हम प्रबंधक नहीं कह सकते। क्योंकि इस विचारधारा का दृष्टिकोण संकुचित है इसलिए हम संकुचित दृष्टिकोण वाली विचारधारा को मैनेजरियल व्यू ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरी चीज़, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रशासन किसको कहते हैं। हमारे यहाँ जो सरकार है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। अगर हम पूरे के पूरे सरकार को एक यूनिट के रूप में, एक होलिस्टिक व्यू में देखें तो वह एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, और अगर हम केवल कार्यपालिका के कार्य को देखें तो उसे हम संकुचित दृष्टिकोण कहेंगे। अगर केवल, क्योंकि प्रशासन का लेना देना केवल कार्यपालिका से है, क्योंकि कार्यपालिका कौन है, जो सीधा प्रशासन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के नीचे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनके जो शीर्ष में मुख्य कार्यपालिका है वही सब
डायरेक्टली प्रशासन कर रहे हैं, तो उस प्रशासन से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें हम प्रशासन का कार्य डायरेक्टली देते हैं। इसलिए इसे कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण, क्योंकि केवल कार्यपालिका के बारे में या कार्यपालिका के दृष्टिकोण के बारे में कहा गया है। अगर हम सरसरी नज़र से ना देखकर गहन अध्ययन करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है वो केवल कार्यपालिका से नहीं बल्कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों के मिले जुले कॉम्बिनेशन से, उन तीनों के कार्य से चलती है। इस दृष्टिकोण को हम व्यापक दृष्टिकोण बोलते हैं। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों से होता है, और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के तीनों अंगों द्वारा दिए गए कार्यों से होता है, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो हम व्यापक दृष्टिकोण को ब्रॉडर व्यू बोलते हैं और संकुचित दृष्टिकोण को नैरो व्यू बोलते हैं। अब एक और दृष्टिकोण है हमारे यहाँ पर जिसे हम लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का दृष्टिकोण बोलते हैं। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि हम इंडिया को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति एडल्ट सफरेज के द्वारा, वोट के द्वारा 18 साल से ऊपर का हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने पसंद की कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का चुनाव कर सके, और किसी भी पर्टिकुलर समाज के हित को ना देखते हुए मानव हित को सर्वोपरि रखते हुए इंडिया का संविधान या भारत का संविधान कार्य करता है, भारत का प्रशासन कार्य करता है। तो इसे हम लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या वेलफेयर स्टेट दृष्टिकोण कहते हैं। आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है वह है पोस्ट कॉप का दृष्टिकोण। पोस्ट कॉप लूथर एवं गुलिक के अनुसार इन्होंने पोस्ट कॉप शब्द का कॉइन किया था या पोस्ट कॉप शब्द को बनाया। पोस्ट कॉप शब्द एक शब्द नहीं है बल्कि विभिन्न क्रियाओं का एक एक्रोनिम है, यानी कि एक छोटा फॉर्म है। जैसे हम गूगल बोलते हैं, लेकिन गूगल को अगर देखा जाए तो उसके अंदर सारी जी का भी अर्थ है, ओ का भी अर्थ है। इसी तरह पोस्ट कॉप में हर एक शब्द का, हर एक लेटर का एक अर्थ है। पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन बनाना। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसके अंदर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सब कुछ आता है। डी का मतलब है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन करना। जो कर्मचारी हमने रिक्रूट किए हैं उनको आदेश देना, उनको बताना कि कौन सा कार्य किस तरह से करना है। फिर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है समन्वय करना। मान लीजिए हमें सेंसस का काम करना है और हमें सेंसस में पहले तो सेंसस लेना है, फिर उसमें निकालना है कि एक व्यक्ति निकालेगा कि भाई लड़के लड़कियों का क्या रेशियो है, एक जना लड़कियों में भी एज ग्रुप का रेशियो निकालेगा। तो जिसने सेंसस ले लिया उसी डेटा को बाकी भी सब यूज़ करेंगे, ये नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति नए तरीके से नया डेटा लेगा और उसमें टाइम और समय का बहुत खर्चा होगा। किसी भी संगठन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसमें समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर है रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। जो भी संगठन में कार्य किया है, मैंने आपको बताया सिस्टम में क्या होता है, एक इनपुट होता है, फिर उसकी सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है और फिर एक आउटपुट निकलता है। आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ कि हमने उद्देश्य क्या अचीव किए, तो इसकी रिपोर्ट देती है। और फिर आखिर में है बजट तैयार करना। जो भी कार्य किया जाता है उसमें बजट तैयार करना अति आवश्यक है। बिना बजट के, बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेस के हम कोई भी कार्य नहीं कर पा सकते। और किसी भी कार्य का विश्लेषण, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग तभी हो सकती है जब हम ये देखें कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या प्राप्त किए। धन्यवाद।